नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश। बढ़ के नेताजी जीत रहे हैं या हार, नतीजा बदलेगा विचार वीवीआईपी उम्मीदवार। किसका जमा रंग, कौन हार से दंग। ओपिनियन पोल, वोटर की बोली है, बुरा न मानो होली है। सर्वे में रंग बरसे, किसकी झोली भरी, कौन वोट को तरसे, वीआईपी सीट की होली, गारंटी वाला ओपिनियन पोल। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। होली का त्योहार है, चुनाव का माहौल है और हम भी हाजिर हैं सबसे नया, सबसे अनोखा सर्वे लेकर। वीवीआईपी सीट्स का सर्वे। वो उम्मीदवार जो सामान्य नहीं है, लीडर है, जो देश की दिशा तय करते हैं, जिनके पीछे पार्टी चलती है। आखिरी उनके लिए ये होली पर कौन सी खबर आई है, उनकी सीट का ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये सर्वे आपको चौंकाएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं वीआईपी सीट की होली, गारंटी वाला ओपिनियन पोल। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब इसका किस तरीके से ये सर्वे किया गया है। TV9 पीपल्स इनसाइड पोल स्ट्रैट का ये सर्वे, करीब 20 लाख लोगों का सैंपल साइज, IVR के जरिए लोगों की राय ली गई। रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल, लोकसभा की 543 सीट पर सर्वे किया गया। लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया। 4123 विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया। 15 फरवरी से 15 मार्च तक का सैंपल लिया गया है। बड़ा लेटेस्ट है ये। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं वो ये हैं। हमारे साथ है शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका स्वागत है। मेरे साथ आपको ठीक उनके बगल में शंभुनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ है रामकृपाल जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ है शिव, पोल स्ट्रैट से, जो ये सारा आंकड़ा लेकर आपके सामने आए हैं। सबसे पहले बात देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी की, जहां से पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। आइए यहां पर क्या चल रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, बीजेपी 68.75%, इंडिया या जिसको एनडीए वाले इंडी कहते हैं 18.04%, वोट तय नहीं है 9.01%। ये है हमारा पोल स्ट्रैट और पीपल्स इनसाइड का और TV9 का ओपिनियन पोल। ये देखिए, ये सबसे पहले अब यहां पर क्रूजिंग विक्ट्री दिखाई दे रही है हमारे ओपिनियन पोल के ना। अब आपको बताते हैं गांधीनगर का क्या हाल है, जहां से गृह मंत्री उम्मीदवार है, गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी 75.14%, कांग्रेस 15.50%, जो तय नहीं है वो 7.81%। ये दो सीटों पर आपने आकलन देखा, ओपिनियन पोल देखा। अब बात केरल के वायनाड की, जहां से राहुल गांधी दूसरी बार उम्मीदवार हैं। पिछली बार बहुत बड़े नंबर्स थे, इस बार कांग्रेस 46.71%, सीपीआई 19.96%, वोट तय नहीं है 13.82%। लेकिन अब वो सीट जो जा चुकी है राहुल जी की, उसकी बात करते हैं। अमेठी का समीकरण क्या कहता है, जहां से स्मृति ईरानी जी एक बार फिर से मैदान में हैं। नंबर्स देखिए, बीजेपी 45.67%, इंडिया 33.84%, जो अभी तक तय नहीं है वो है 10.87%। अब एक और हाई प्रोफाइल सीट, जहां से हमारे रक्षा मंत्री, यानी अब आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, वहां का सियासी मिजाज क्या है। राजनाथ सिंह जी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी 64.89%, एसपी 22.15%, जो वोट तय नहीं है वो 9.3% है। अब जो है वो जरा ध्यान से देखेगा। आपको हम बताते हैं छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट का क्या समीकरण है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उम्मीदवार हैं। भूपेश बघेल उम्मीदवार हैं, ध्यान से देखिए। बीजेपी 55.51%, कांग्रेस 33.39%, यह हमारा ओपिनियन पोल है। वोट तय नहीं है 11.10%, यानी कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भूपेश बघेल जो है वो हार रहे हैं, ये ओपिनियन पोल के मुताबिक। अब एक और सीट जिसमें बड़ा मुकाबला कैसा होगा अब देखते हैं। ट्रायंगुलर है, क्या है, कैसा है, और खासकर जो अभी डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली में उसके बाद।
ये देखिए नई दिल्ली सीट का सर्वे, जहां इस बार सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, इनमें टक्कर है। लेकिन ये देखिए 15 मार्च तक का सर्वे, उसके बाद में स्थिति दिल्ली की पूरी बदली है। अभी तक के जो हालात हैं, बांसुरी स्वराज बीजेपी 50.83%, दिल्ली की स्थिति बदली है। लेकिन क्या वो ओपिनियन पोल में बदलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ आम आदमी पार्टी 37.71% और यहां पर जो तय नहीं है वो है 11.46%। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन शिवम जी से मैं लेना चाहूंगा। शिवम जी, आप नई दिल्ली सीट, हमारे सर्वे में भी करीब डिफरेंस 13% के आसपास का है, 12% के आसपास। क्या आपको लगता है जो दिल्ली में डेवलपमेंट हुए हैं उसके बाद एक सिंपैथी वेव आम आदमी पार्टी के लिए टिल्ट करेगी? शार्प एंड क्विक रिएक्शन शिवम जी। नहीं, हाँ, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्थितियां बदली हैं उसके बाद हमारी जो कैंडिडेट हैं वो और मजबूत होंगे और बांसुरी स्वराज का जो परफॉर्मेंस होगा, जो 12% का आप दिखा रहे हैं एज, ये बढ़कर और अप्रॉक्सीमेटली 20-22% होगा। उसका रीज़न है क्योंकि जनता जिस तरीके से धीरे धीरे समझ रही है और जिस तरीके से लोगों को समझ में आ रहा है, और सारी चीज़ें आजकल मुझे लगता है कि डिजिटल ज़माना है तो बहुत ज़्यादा समय लोगों को समझने में लगता नहीं है। एक जो छवि बनाई हुई थी आम आदमी, ईमानदार आदमी की, वो धूमिल हो चुकी है। ठीक है, अब आपका ये कहना है कि इसका एडवांटेज होगा। इस सीट का अंक गणित क्या कहता है? हमारे लैपटॉप गुरु इस वक्त हमारे साथ बैठे शिव पोलस्टार्ट से है और यहां पर मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन पहले शिव जरा आइए, मेरे जो कैमरा पर्सन है, बताइए ये जो आप हमें लैपटॉप पे दिखाने जा रहे हैं क्या है मामला? इस सीट की अगर बात की जाए नई दिल्ली की। जी, नई दिल्ली की सीट अगर आप देखें, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो डिवाइडेड हैं। हमने क्योंकि हर जगह सैंपल लिया है तो हमारे पास हर जगह का परसेंटेज है कि किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन ज़्यादा वोट ला पा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मालवीय नगर और पटेल नगर की जो असेंबली एरियाज़ हैं वहाँ पर बीजेपी और आपका बहुत मालवीय नगर से तो सोमनाथ भारती खुद ही आते हैं। जी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइट है। 0.31% से ही आम आदमी पार्टी पीछे है, 0.31, 1% से भी कम। और आप देखें जो दूसरी करोल बाग की पटेल नगर की सीट है, वहाँ पे 8% से भी भाजपा आ गया। लेकिन और कोई भी आप सीट देखें, जैसे जैसे रंग गाढ़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ये जो है, ये कौन सा है एरिया, ये जो आप बता रहे हैं सबसे ज्यादा? ये है कस्तूरबा नगर है। यहाँ पे 25% से बीजेपी का वोट शेयर आगे चल रहा है हमारे सर्वे के हिसाब से। और मैं दर्शकों के लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो सर्वे था ये कैंडिडेट सिलेक्शन से पहले था और जो भी अब स्थितियां आगे डेवलप हो रही हैं उससे काफ़ी बदलाव आ सकता है, जैसे कि आप इनमें भी देख सकते हैं। आप जो बता रहे हैं, एक बार यही जो आपका आंकड़ा है मैं चाहूंगा इस पे रिफ्लेक्ट करके एक बार बड़ी स्क्रीन पर दिखाएं। ये जो लाइट कलर है यहाँ पे मुकाबला कड़ा है, जितना डार्क होता जा रहा है वहां पर बीजेपी पावरफुल है। ये इस तरीके से हम आपके सामने इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अब जरा मेरे साथ हमारे एक और मेहमान कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका अजय जी। अभी तक जो ओपिनियन पोल हुआ है मैं आपके क्विक रिकैप देना चाहूंगा। हमने जो अभी तक की बड़ी बड़ी सीटों पर देखा है, राहुल जी क्रूज कर रहे हैं विक्ट्री की ओर, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं। लेकिन जो अजय जी एक यहां पर फैक्टर चिंताजनक है वो ये है कि भूपेश बघेल जो है, मैं चाहूंगा वो डेटा दिखाइए। भूपेश बघेल जो है वो काफी पीछे चल रहे हैं हमारे ओपिनियन पोल में। हालांकि ये 15 मार्च तक का ओपिनियन पोल है। 55.51% बीजेपी और कांग्रेस 33.39%। आपका पहला रिएक्शन अजय जी? राजनांदगांव की बात आपने की है। राजनांदगांव चूंकि मैं कई महीनों तक रहा हूं वहां, और वो एरिया, उस एरिया की जो फैब्रिक है समझता हूं। जिस तरह से वहां से पहले मुख्यमंत्री जो थे रमन सिंह जी, वो रहते थे, लेकिन रमन सिंह के साथ जिस तरह डिसइंक्रिमिनेशन हुआ। दूसरी बात है कि भूपेश बघेल साहब जिस समाज को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उस समाज की भी स्थिति और भूपेश बघेल जी का व्यक्तिगत भी अपना प्रभाव उस एरिया में है, राजनांदगांव एरिया में। फिर भी आपका सर्वे क्या कहता है मैं नहीं कहूँगा, सर्वे का क्या साइज रहा है इस पर भी मैं नहीं जाऊँगा। ये आपने जो कहा कि ये निशान जी की ये कैंडिडेट सिलेक्शन से पहले का आपका जो है ये जो सर्वे है, यदि कैंडिडेट सिलेक्शन से पहले का सर्वे है तो भूपेश बघेल जी का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग तो भूपेश बघेल जी के आने के बाद पूरा वहां पे चेंज हो जाएगा इक्वेशन। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला जो हुआ है वो भी सर्वे चुकी। अजय जी मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपको बीच में घोटाले का मामला उसमें भी नहीं आया, बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। लेकिन एक चीज है, क्योंकि
अभी स्मृति जी का जो डेटा हमारे सामने आ रहा है, अमेठी से 45.67%, इंडिया अलायंस 33.84%, जो तय नहीं है वो 10.87%। हर कोई जानना चाहता है अमेठी से अभी तक किसी का नाम सामने क्यों नहीं आया है? देखिए, एक सिलेक्शन की प्रक्रिया है सभी पार्टियों की, और हमारी पार्टी भी उसी प्रक्रिया के तहत जो अपना चुनाव कैंडिडेट का सिलेक्शन करती है जी, उसका सी हुआ है। अभी यूपी के कुछ सीटों पर प्रोसेस चल रहा है, और शीघ्र ही, चूंकि चुनाव की जो वहाँ पे चुनाव जो होना है अभी समय है वहाँ, उस हिसाब से जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का मामला है, तकरीबन उन सीटों को हम लोग क्लियर कर रहे हैं अभी। जी जी, और एक आध दिन में वो भी लिस्ट आ जाएगी। जी जी, कुछ सीट वैसे थे जहां क्लियरिटी थी, जिन लोगों को उनको हम लोगों ने वोट दिया भी है, जो हमारे कैंडिडेट चुने गए थे, जहां सिंगल नाम आए थे। जी, इन दोनों सीट पर नाम और भी होंगे। लेकिन सर यूपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ से, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और सबको हैरानी हो रही है कि अमेठी से अभी तक आपका कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। बहरहाल आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं। अब हम दिखाते हैं आपको कुछ और सीटें, और उसके बाद हमारे बाकी मेहमान और हमारे जो लैपटॉप गुरु और हमारे पोल स्टार्ट के शिव हैं उनके पास में जाऊंगा। सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं हरियाणा की करनाल सीट का हाल क्या है, जहां से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 64.90%, बीजेपी, कांग्रेस 23.92%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह 15 मार्च तक का ओपिनियन पोल है। वोट तय नहीं है 11.18%। चीजें बदल भी सकती हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ओपिनियन पोल है 20 लाख का सैंपल साइज के साथ। अगला देखिए अब आप जरा, अब आपको दिखाते हैं असम की जोरहाट सीट का समीकरण, जहां से कांग्रेस के गौरव गोगोई हैं, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। शिव, मैं इस पर आपसे जानने की कोशिश करूंगा। बीजेपी 60.4%, कांग्रेस 25.9%, ऑलमोस्ट 26%, वोट तय नहीं 12%, गौरव गोगोई पीछे हमारे ओपिनियन पोल में, और मार्जिन बहुत ज्यादा है। लेकिन अब बात करते हैं एक और सीट की, राजस्थान की जालौर सीट पर भी सबकी नजरें हैं, सब जानते हैं क्यों। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत थे। सचिन पायलट ने हमारे शो में कहा कि मैं जमकर उनके लिए कैंपेनिंग कर रहा हूं, लेकिन यहां पर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 61.95%, कांग्रेस 30.67%, और वोट तय नहीं जो है वो है 6.38%। अब आपको बताते हैं आप एक और पूर्व मुख्यमंत्री की सीट, वो है एमपी की विदिशा, जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में 68.33%, बीजेपी, कांग्रेस 20.89%, और जो तय नहीं है वो है 6.99%। अब एक और बात, कांग्रेस के एक नेता जो कि बीजेपी में चले गए, एमपी की गुना सीट का गणित दिलचस्प है, क्योंकि यहां 2019 में बीजेपी प्रत्याशी से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे थे। इस बार बीजेपी के टिकट पर ही सिंधिया चुनावी मैदान में है, और 60.48% ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी। ये ओपिनियन पोल फाइनल नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये 15 मार्च तक का है। कांग्रेस 27.94%, ऑलमोस्ट 28%, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा है। अब अनुराग ठाकुर जी की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी की सीट हमीरपुर की है। हिमाचल की सीट से अनुराग ठाकुर चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 58.77%, बीजेपी, कांग्रेस 26.47%, वोट जो तय नहीं है वो 12.65%। ये हमारा ओपिनियन पोल है। इस बार के चुनाव में बरहामपुर पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट है, जहां कांग्रेस के अधीर रंजन, और यहां पर इंडिया अलायंस को एक झटका, क्योंकि टीएमसी के यूसुफ पठान हैं। अब देखिए बीजेपी के डॉक्टर निर्मल कुमार साहा, त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला में अब इंटरेस्टिंग क्या है, अधीर बाबू जो है वो बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे तो मैं नहीं करूंगा, मगर मैं थोड़ा इसको आई स्टैंड करेक्टेड। बीजेपी 31%, टीएमसी 31%, कांग्रेस 27%, और वोट तय नहीं 8.24%। अब यहां पर ये जो वोट तय नहीं है ये गेम चेंजर है। शिव, इस सीट को लेकर जरा अपना डेटा निकालिए। लेकिन एक सीट जो कि सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है खामोश शत्रुघ्न सिन्हा की, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट का चुनावी मूड, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर सबको खामोश करने वाले हैं, ऐसा लगता है हमारे ओपिनियन पोल में। टीएमसी 45.89%, बीजेपी 36.28%, वोट तय नहीं जो है वो ऑलमोस्ट 10% का है।
अब देखिए उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट का हाल, जहां से बीजेपी ने मनोज तिवारी जी को तीसरी बार मौका दिया है। सभी कैंडिडेट बदले, ऑलमोस्ट मनोज जी को नहीं बदला, लेकिन मनोज जी यहां पर बीजेपी 50.8%, कांग्रेस 30.7%, वोट तय नहीं 16.49%। सीधे चलूंगा, सीधे मैं चलूंगा करनाल की सीट पर बात करते हैं। शिव, जो मेरे पास जानकारी दी है, ये तो पूरा डीप ब्रिक कलर है। जी बिल्कुल, डीप ब्रिक कलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज औसत जो है बीजेपी की कम से कम 30 से 35% की है, जो वोट का गैप है या सर्वे में हमारी तरफ से सैंपल का गैप है बिटवीन बीजेपी एंड आईएनसी, कम से कम 30 से 35% के बीच में है। जैसा कि आप देख सकते हैं डार्क कलर हो चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा औसत बना के चल रही है बीजेपी यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग के लिए। और पीछे पिछले इलेक्शन में भी जीती, तो मतलब कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं 37%, 39%, 34%, 30%। जी, अब मैं सीधे आऊंगा, शंभू जी मेरे साथ है। शंभू जी, वैभव गहलोत, गोगोई साहब, इन सबको हम देख रहे हैं, ये हैं नेक्स्ट रंग ऑफ लीडरशिप कांग्रेस की। ये पीछे चल रही है, ये चिंताजनक का विषय नहीं है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। मैं इसको रिजल्ट नहीं बोल रहा हूं, ओपिनियन पोल बोल रहा हूं। देखिए, अभी तक का जो सारी सीटों के बारे में आपने बताया, उनमें सिर्फ वायनाड छोड़ के बाकी सब जगह कांग्रेस आमतौर पर पीछे चल रही है। यहाँ तक कि अधीर बाबू भी पीछे चल रहे हैं, उनके मुकाबले यूसुफ पठान आगे हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब कांग्रेस के ये स्थिति हो, हालांकि ये सर्वे 15 मार्च तक का है। खट्टर साहब तब तक नहीं पता था खट्टर साहब का क्या, मतलब मुख्यमंत्री के पद से तत्काल हटे थे, लेकिन फिर भी खट्टर की भी अपनी लोकप्रियता है। खट्टर ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो पूरे हरियाणा के लिए भी थोड़े अलीब है। जैसे जल जीवन मिशन उनका एक कार्यक्रम था, उनका वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई जाना था, विधवा पेंशन की बढ़ाया उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे काम है जिसमें खट्टर की अपनी लोकप्रियता है। तो खट्टर के हटने के बावजूद बतौर मुख्यमंत्री उनकी अपनी लोकप्रियता भी काम आएगी। और करनाल 2019 ऑलरेडी जीती हुई है, इसे मान के चलना चाहिए करनाल में तो जीतेंगे। ठीक है। अब मैं रामकृपाल जी, इंटरेस्टिंग सीट जो हम देख रहे हैं, एक बार दिखाइए वो वाली सीट जो जहां पर अधीर बाबू पीछे चल रहे हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इंडिया अलायंस के लिए एक कहा जाए तो ये अपने आप में एक प्लेट है, एक टेम्पलेट है जो बता रही है यहां पर शायद एकजुट होते तो चुनौती दे सकते थे। देखिए, अभी तक जो आपने दिखाया है बड़ा दिलचस्प है। और अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ, एक वाक्य में कहूँ, जितने बीजेपी के वीआईपी सीटें आपने दिखाई हैं, उसमें केवल स्मृति को छोड़ करके सारे नेता मोर देन 50% से जीत रहे हैं, सारे में। और इंडिया अलायंस में जो जीत भी रहा है, जैसे राहुल जी, वो 50% से नीचे वोट पा रहे हैं। दिलचस्प ये है कि 50%। लेकिन सर, नई दिल्ली में ये एपिसोड जो हुआ पूरा, उससे पहले का हाल में सोमनाथ भारती को अच्छे मतलब नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वहां पर। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, विनिंग का जितने अभी तक आपने दिखाए हैं, चाहे वो मोदी हों, अमित शाह हों, राजनाथ हों, राहुल जी हों, सॉरी बघेल जी हार रहे हैं, वहाँ भी बीजेपी का कैंडिडेट जो है मोर देन 50% से जीत रहा है। तो जितने भी आपने शिवराज जी को दिखाया, अनुराग को दिखाया, ये सारे के सारे मोर देन 50% हैं। और इंडिया अलायंस का जीतता हुआ कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो 50% के आसपास भी पहुंच रहा है। राहुल गांधी जी का शायद 46 या 47 आपने दिखाया था। और जो आप इसका कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का अधीर रंजन जी है, वहाँ भी बीजेपी 31% और अधीर रंजन 31%। अब वो कौन जीतेगा अलग की बात है। तो दिलचस्प ये है कि अभी तक जो आए हैं, इसमें से 90% विनिंग कैंडिडेट करीब करीब बीजेपी के हैं। और उसमें 90% में भी 90% दे आर विनिंग मोर देन 50% वोट से। ये बड़ी चीज़ है, मतलब वो उनको 50% वोट से ज़्यादा ऊपर मिल रहा है। ये जो आप बता रहे हैं ये वाकई में इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। अब मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। अजय जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ओपिनियन पोल है, ये फाइनल नहीं है, चीजें बदल सकती हैं। निश्चित तौर पर आप भी यही कहेंगे और हर एक की सोच भी यही होगी। लेकिन प्राइमरली जो अभी चीजें सामने आ रही हैं, इंडिकेशंस जो सामने आ रहे हैं, गौरव गोगोई वाली सीट जो है,
वो देखिए मार्जिन बहुत ज्यादा है। अब आप इस पर क्या कहेंगे? निशांत जी, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, मुझे लगता है आप भी इसको जरूर कहेंगे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले के बाद का ये सर्वे नहीं है, उससे पहले का सर्वे है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले के बाद जब आप इस सर्वे को फिर से ले जाएंगे तो जो डेटा आपके पास दिख रहा है ये जस्ट अपोजिट होगा, चाहे दिल्ली का हो, हरियाणा का हो या देश के अन्य भागों में हो। जिस तरह से इतने व्यापक लेवल पे घोटाला उजागर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है। जिस तरह बड़ी बड़े कंपनियां जिस तरह इस घोटाले में संलिप्त है और सरकार संलिप्त है, जनता के मत को और बिहेवियर को समझना आसान नहीं है आपके लिए, और वो तब और आसान नहीं हो जाता है जब आदमी आंख पे पट्टी लगा करके जाए सर्वे करने। मैं आप पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, एक माहौल बनाने का जरूर मोदी जी के फेवर में इस देश की मीडिया हाउसेस कर रही है। ठीक है, वो देखिए मीडिया एक चीज है हाउसेस अजय जी, सबसे ज्यादा मैं तड़प आपको रही एक है चीज जो बताना चाहूंगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आपके उनको लिए पैसा थोड़ा मिले। सा एक जानकारी, क्योंकि आप ये शायद आपके लिए मदद करे। यहाँ पर कोई भी लोगों के पास नहीं गया, ये आईवीआर के जरिए हुआ है। अब आईवीआर को अगर आप समझ पाए तो आप समझ जाएंगे कि इसमें पट्टी नहीं लगाई जा सकती है कभी भी आंख पर। ये आईवीआर है और ये बड़ा ही मोस्ट ऑफन यूज प्रोसेस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमेरिका में तो सबसे ज्यादा यूज होता है, यूरोपियन कंट्रीज में होता है। लेकिन और मैं फिर से कह रहा हूं, आपने जो कहा यही सर्वे हम फिर से करेंगे अब से कुछ दिनों के अंदर। शिव हमारे साथ फिर से होंगे, फिर वही सैंपल साइज, बल्कि शायद बड़ा और होगा इस बार। तो फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं यूपी की मथुरा सीट, जहां से बीजेपी ने एक बार फिर से हेमा मालिनी जी को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने तो मथुरा में घर भी अपना बना रखा है, जहां तक का हमें पता है। अब यहां पर 64.22%, फिर से देखिए जो रामकृपाल जी कह रहे थे अभी आपके सामने, यहां पर कांग्रेस 17.67%, वोट तय नहीं है 10.78%। अब एक इंटरेस्टिंग जो हमारे सामने आ रहा है वो है, यहां से देखिए अब आप, तापस पॉल, फिल्म स्टार, फिल्म फेयर अवार्ड विनर तापस पॉल की सीट पर चुनाव लड़ा था महुआ मोइत्रा ने, पश्चिम बंगाल की। इस बार हम सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन बीजेपी 40%, टीएमसी 33%, महुआ मोइत्रा पीछे हैं। कृष्णानगर सीट के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर यह बीजेपी के लिए अचीवमेंट होगा, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन अब बात करते हैं डिंपल यादव जी की, यूपी की मैनपुरी सीट पर। सबकी नजर है यहां पर, जहां से डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं। अब आपको दिखाते हैं मैनपुरी का सर्वे। एसपी यानी समाजवादी पार्टी 45.61%, बीजेपी 38.8%। बड़ा क्लियरली एसपी समाजवादी पार्टी आगे है। यह सीट जो है उनका गढ़ है, अगर यह कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। जो तय नहीं है वो 8.11% है। अब बात करते हैं इस सरकार के एक परफॉर्मिंग, बहुत ही परफॉर्मिंग मिनिस्टर की। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जोधपुर सीट का समीकरण, जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरी बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी 50% से ज्यादा, 50.64%, कांग्रेस 37.43%, जो तय नहीं है 11.91%। अब राजस्थान में आगे चढ़ते हैं, बीकानेर सीट, यहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी अगेन 50% के ऊपर, जैसा कि रामकृपाल जी कह रहे हैं, 52.75%, कांग्रेस 38.07%, सॉरी, और यहां पर जो तय नहीं है 9.18%। अब टीएमसी के गढ़ की बात करते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट का सर्वे, जहां से सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनाव मैदान में है। 57% से ज्यादा वोट मिल रहा है इनको। बीजेपी 19.96%, जो तय नहीं है वो 12% है। 57 बहुत बड़ा नंबर है। अब आपको बताते कि तेलंगाना की करीमनगर सीट पर जनता ने क्या फैसला दिया है हमारे ओपिनियन पोल में, जहां से बीजेपी के बंदी संजय कुमार चुनावी मैदान में 45.23%, बीजेपी कांग्रेस 30.50%, जो तय नहीं है वो 17% है। शिवपाल यादव एक और गढ़, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी का, उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट का ओपिनियन पोल, इस सीट को लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेट को चेंज किया गया, काफी सारी चीजें हुई। बीजेपी 40.73%, बड़ा मतलब कहा जाए टच एंड गो वाला मामला है। समाजवादी पार्टी 40.67%, जो तय नहीं है वो डिसाइड करेंगे 9.79%।
देखिए, एक जो ट्रेडिशनल बैस्टियंस जिसको हम लोग कहते हैं, जो ट्रेडिशनल इलाके हैं जहां पर आप हिला नहीं सकते हैं कुछ पार्टीज को, वो एक ट्रेंड अभी भी दिख रहा है। शिवम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शिवम हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। शिवम जी, खासकर डिंपल जी की जो सीट है, योर टेक शिवम। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। छोटी छोटी सीट्स पे जो आपने बोला, सबसे पहले तो एक चीज जो वैभव गहलोत की बात हुई, पिछली बार मुझे लगता है शायद वो जोधपुर से हार गए थे, इस बार जालौर पहुंच गए हैं। तो हालात अपने आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। वहां पर वैसे भी हम 25 में से 25 एम कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, कृष्णनगर पर आते हैं, खासतौर पर जहां महुआ मोइत्रा का विषय रहा। आपने देखा होगा किस तरीके से इस देश में संसद के विषय में जो है उनके ऊपर केसेस हैं ऑलरेडी, और क्या हालात रहे थे और किस तरीके से संसद के लॉगिन आईडी पासवर्ड्स को उन्होंने शेयर किया था और सिक्योरिटी ब्रीच का एक बहुत बड़ा विषय बना था। आने वाले समय में उन्होंने तमाम संसद में गालियों से लेकर न जाने क्या क्या कहा। जनता इस बात को ध्यान रखती है। और हम इस बार अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में हम कहीं ना कहीं 25 सीटें जो है एम कर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, स्थितियां बहुत किसी हद तक क्लियर हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से मानते हैं कि जिस तरीके से हमारी प्लानिंग है, हम 11 में से 11 प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दिल्ली आपने जो कहा, दिल्ली में मुझे मैनपुरी का जवाब 7 में से 7, और अब मैनपुरी पर आता हूं। उत्तर प्रदेश में जो आपने कांग्रेस से एक सवाल पूछा था, उस पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थितियां ये हैं कि इस समय अगर वो अपने कैंडिडेट्स में, प्रधानी में भी अगर कैंडिडेट्स को खड़ा कर दे तो वहां भी चुनाव जिताने की स्थिति में वो है नहीं। अमेठी में कैंडिडेट ना देना ये दिखाता है उनको कि उनको इस बार कॉन्फिडेंस है। पूछ रहा हूं, अब मैनपुरी पर भी नहीं, जरूर आऊंगा, बिना सवाल पूछे नहीं जाऊंगा। अब दूसरा, जहां तक बात मैनपुरी की है, भारतीय जनता पार्टी पूरे जी जान से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हम पूरा विश्वास के साथ वहां पर हैं। जिस तरीके से बदायूं में शिवपाल जी आए हैं, वहां पर भी हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं। और इस तरीके से एक जमाने में आजमगढ़ के बारे में भी कहा जाता था, लेकिन स्थितियां बदली हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन टैली लेकर आएगी, यानी कि 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन हमारा रहने वाला है। ठीक है शंभुनाथ जी, आप तो भली भांति समझते हैं उत्तर प्रदेश को और अच्छे से समझते हैं। सर, शिवपाल यादव जी की जो अभी यहाँ पर जो हमारे सामने डिटेलिंग आ रही है, उसमें लग रहा है बहुत टच एंड गो वाला मामला है। इसकी क्या वजह होगी, या ये कुछ चेंज होता देखते हैं आप? बहुत ही थिन मार्जिन है शिवपाल यादव के यहाँ पे, बल्कि बीजेपी थोड़ा सा ऊपर चल रही है। हाँ, हो सकता है कि चूंकि बदायूं में सिटिंग एमपी तो बीजेपी का ही है, इसका भी एक असर पड़ेगा। और इसके अलावा मैनपुरी की जो बात चल रही थी, मैनपुरी में जो मैनपुरी शहर सीट है, वहाँ विधायक अक्सर बीजेपी का भी रहा है, मुलायम सिंह के आने के बाद भी। लेकिन किसनी और करहल सीट जो है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वहाँ से बीजेपी को इतने वोट मिल सके कि किसी को जिता हरा सके, मतलब बहुत पीछे है। तो किसनी और करहल के बूते ही वहाँ पर डिंपल यादव जी की जीत पक्की है। हालांकि जो इनकी ट्रेडिशनल सीटें थी, सपा की कन्नौज भी हुआ करती थी, कन्नौज पिछली बार डिंपल यादव हार गई थी, और यहाँ तक कि उपचुनाव में आजमगढ़ सीट भी वो लोग लूज कर गए। तो ये थोड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है। तो हो सकता है कि शिवपाल यादव जो सपा के इतने कद्दावर नेता हैं, और उनके लिए बदायूं बहुत मुश्किल हो जाए, बदायूं में जो स्थितियाँ चल रही हैं, क्योंकि इतना, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनकी बेटी वहाँ से एमपी हैं, वो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के बाद वो सपा में चले गए, अब सपा छोड़ के नई पार्टी बना ली है। तो इन सब चीज़ों का असर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा, और हो सकता है बदायूं सीट लूज भी कर जाए बीजेपी। अब जो मेरे सामने चीजें आ रही हैं, मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, कई सीटें ऐसी हैं बंगाल की, अगर मैं बात करूं, जहां पर अगर आपका अलायंस एक दूसरे के आमने सामने नहीं होता तो शायद परिस्थिति बदल जाती। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक तो अधीर दादा है, और अगर मैं यहां पर देखूं किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी का परफॉर्मेंस है, वो बता रहा है कि शायद जो आप लोगों के नॉट्स थे, जो गांठें थी, वो लास्ट तक इलेक्शन में दिखाई दे रही हैं। देखिए, बंगाल की जो परिस्थिति है सबके सामने है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पर जो आपने अधीर दादा के बारे में बताया है और उनके सीट के बारे में बताया है, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी जो वहाँ पे वर्किंग स्टाइल है, जिस तरह लोगों के बीच वो रहते हैं, बाकी सीटों पर भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमारा अलायंस हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे काम करेंगे। मैं ये दावे के साथ तो नहीं, चूंकि मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, और वैसा कोई ईवीएम, देखिए मैं आपकी बात या ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन का मैं बात को बिल्कुल नहीं करूंगा, पर ये जरूर है कि यहाँ पर आपकी किसी भी बात से डिसएग्री नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहता हूं। जैसे अधीर दादा की सीट, ठीक है, वो एक आपके लिए, एक अगर कहा जाए, वो आपके लिए एक माइलस्टोन सीट है बंगाल की, अगर राजनीति की बात की जाए। अगर वहां पर ही आपके अलायंस पार्टनर ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, और वो भी एक अलग जगह से लाकर कैंडिडेट खड़ा किया है, तो वो अपनी सीरियसनेस को बता रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये गांठ है, और ऐसी कई सारी गांठें बंगाल में हैं?
देखिए ये तो सबको पता है। पहले भी वहाँ पे जो है अधीर दादा जब चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, एक बार नहीं 6-6, 7-7 बार, तो निश्चित तौर पे सारी पार्टियां वहाँ लड़ रही थी। इस बार भी वो लड़ रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं है उनके लिए, बल्कि इस बार उनको एक अलायंस पार्टनर भी साथ में मिल रहा है। हमारा कम्युनिस्ट पार्टी से अलायंस हो रहा है वहाँ। और ये एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, दावे जितने हम कर लें, पर मैं ये ज़रूर कहने की स्थिति में हूँ, बंगाल में भाजपा दोहरे अंक में नहीं आ रही है। कलरफुल होली है और कलरफुल डिस्कशन भी है। सीधे आइए, तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से बीजेपी के जी किशन रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे अब आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टेक बताने वाले हैं हम। देखिए, अब आपको इस सीट का समीकरण दिखाते हैं। बीजेपी 44.68%, कांग्रेस 32.89%, वोट जो तय नहीं है वो 6.23% है। अब बसवराज बोम्बई कर्नाटक की हावेरी सीट पर पूर्व सीएम बसवराज बोम्बई बीजेपी उम्मीदवार हैं। अब ये देखिए, ही इज क्रूजिंग अलोंग 61.41%, कांग्रेस 33.47%, वोट तय नहीं है 5.11%। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो हमारे सामने, ये सीट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 2009 से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, केरल की थिरुवनंतपुरम। हम बात कर रहे हैं शशि थरूर की। शशि थरूर 35.31%, अभी आगे चल रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर 28.77%, यह भी बड़ा नाम है, लेकिन शशि थरूर की अगर लगातार ये परफॉर्मेंस है तो, और खासकर केरल, बीजेपी ने अपनी बहुत ताकत लगाई है। लेकिन वोट जो तय नहीं है उसको जरा ध्यान दीजिए, 18.65%। इस सब के बीच में अब आपको बताएंगे हरियाणा की गुड़गांव सीट का ओपिनियन पोल, जहां से बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया। ये वही राव इंद्रजीत सिंह हैं, जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस वाले इनको पार्लियामेंट में बोलते हैं, अरे आप कहां जा रहे हैं, हमारे साथ ही चलिए वापस। ये देखिए, लेकिन अब बीजेपी 65.13%, कांग्रेस 25.08%, जो तय नहीं है 9.78%। खैर, अब बात करते हैं एमपी की छिंदवाड़ा सीट की, और यह बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां की जनता पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की किस्मत का फैसला करेगी। बीजेपी 61.97, लगभग 62%, कांग्रेस 26.96, मतलब लगभग 27%। यह शॉकिंग रिजल्ट है। 11% जो है वो डिसाइडेड नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कर्नाटक की धारवाड़ सीट का हाल, जहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी 63.10%, कांग्रेस 32.47%, वोट तय नहीं है, और वो है 4.43%। अब आपके सामने होगा झारखंड की, ध्यान से देखिएगा, झारखंड की खूंटी सीट का ओपिनियन पोल, जहां से अर्जुन मुंडा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहां पर भी अगेन 50% का जो फॉर्मूला है वही लग रहा है। 50% के ऊपर बीजेपी, 52.35%, कांग्रेस 30.77%, जो वोट तय नहीं है वो 16.88%। इस सब के बीच में गुजरात की पोरबंदर सीट से बीजेपी ने मनसुख मांडविया को चुनावी मैदान में उतारा है। पहली बार डेब्यूटांट है अगर चुनाव के लिहाज से बात की जाए, लेकिन गुजरात में ये देखिए नंबर्स देखिए, 70.23%, कांग्रेस 19.49%, जो तय नहीं है वो 10.28% है। छिंदवाड़ा सीट की अगर बात की जाए, सीधे सीधे शिव हमारे साथ हैं, 30% से अबव है। दो असेंबली सीट हैं, अमरवाड़ा और एक जुनारदियो, जहां पर 23-20% का गैप है, बट बाकी जो सीटें हैं उसमें 30% से ज़्यादा गैप है बीजेपी और आईएनसी में। अभी के लिहाज से आगे चेंज हो सकता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल रामकृपाल जी, आपका टेक छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए। देखिए, मुझे तो लगा चूंकि मैंने परसेंटेज कह दिया है, इसलिए आप मेरे पास आ ही नहीं रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, मैं ओवरऑल चूंकि आज का अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं, अगर बीजेपी और इंडिया अलायंस, मैं अभी भी इंडिया अलायंस कहूँगा, उसमें सिर्फ अभिषेक बनर्जी हैं जो 50% से ऊपर जा रहे हैं। एकाध और कोई नाम हो सकता है कि मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ इस चीज़ को। जो लोग जीत भी रहे हैं वो 50% से नीचे है इंडिया अलायंस के। और जो मैं लगातार देख रहा हूँ, तो पैटर्न में ये देख रहा हूँ कि एक तो संख्या में बीजेपी ज़्यादा सीटें तो ले ही रही है। इवन बंगाल में भी जो आपने अभी अधीर बाबू का दिखाया था, जो कह रहे थे अजय जी, ठीक है, हो सकता है वहाँ अधीर जीत जाएं। और एक दिलचस्प मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहूँगा। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले 10 वर्षों में 2 पार्लियामेंट के चुनाव हुए,
समाजवादी पार्टी को जनता पार्लियामेंट में पार्टी को वोट नहीं देती, परिवार को वोट देती है। 2014 में 5 सीटें पाए थे, परिवार जीता। 2019 में भी 5 सीटें पाए, परिवार जीता। इस बार भी जैसा आप कह रहे थे कि जो ये जहाँ से डिम्पल यादव लड़ रही हैं मैनपुरी से, तो वो भी अगर आप वोट परसेंटेज देखें, चाहे ये शिवपाल का देख लीजिए 40% हो सकता है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि परिवार को फिर हो सकता है जनता जिता दे, परिवार के प्रति सिंपैथी है। लेकिन पार्टी के बारे में जो मैं डेटा भी देख रहा हूँ, कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। अगर टॉप लीडरशिप जिस तरह से जितना परसेंट वोट पा रही है, तो बाकी के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप जो बता रहे हैं, एक क्विक रिएक्शन यहां पर मैं शंभूनाथ जी से लेना चाहूंगा। शंभूनाथ जी, एक ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है, वो ट्रेंड दिखाई दे रहा है बड़ा ही पार्टी सेंट्रिक, क्योंकि इसमें हमने कई कांग्रेस के नेताओं को भी देखा। लेकिन जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है शशि थरूर की सीट। शशि थरूर कॉन्स्टेंटली उस इलाके में परफॉर्म करते जा रहे हैं, और इस बार की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपने बड़े हैवी स्टेक्स लगाए। शशि थरूर आपका जो आंकड़ा बता रहा है उसके मुताबिक आगे तो अभी भी हैं, लेकिन बहुत टाइट पोजीशन उनकी हो गई है। दूसरे एक जो सबसे बड़ी बात है कि वो एक ऐसा वोटर परसेंटेज भी है जिसे डिसाइड नहीं किया है कहाँ जाएगा, वो इंडिया अलायंस में काफी बड़ा परसेंटेज है वो भी फैक्टर काम करेगा। तो शशि थरूर के अगर वो फैक्टर काम करता है तो किसी के भी लिए निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन नहीं, मैं आपसे एक सीधे सीधे सवाल पूछूं, क्या केरल में बीजेपी के लिए परसेप्शन चेंज आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि शशि थरूर की परफॉर्मेंस से चीजें अलग दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से राजीव चंद्रशेखर का अभी दिखाई पड़ रहा है, उससे लग रहा है कि बीजेपी के बारे में लोगों की धारणा बदल रही है, जबकि बीजेपी का वहां आज तक खाता नहीं खुला है। ये एक बड़ी बात है। केरल एक अकेला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का अभी तक कोई खाता नहीं खुला, और आज से नहीं 1957 से वहां कम्युनिस्ट पार्टियां चली आ रही हैं। उसके पहले भी समाजवादियों का गढ़ रहा है, समाजवादियों का गढ़ रहा है। और जब वो जो राज्य था त्रावणकोर शामिल हुआ था, केरल अलग राज्य बना, तब भी उसमें सबसे बड़ी भूमिका थोड़ा सा लेफ्ट लोगों की यानी समाजवादियों की थी। लेफ्ट को समाजवादी ही मान सकते हैं, वो थी। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर राजीव चंद्रशेखर का परसेंटेज इतना ज़्यादा है, और प्लस वो वोटर जो तय नहीं कर पा रहा किसके साथ जाएगा, वो अगर मिल जाता है तो निश्चित तौर पर शशि थरूर के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। और अभी इस बार चौथी बार शशि थरूर के लिए त्रिवेंद्रम सीट को जीत पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि सर, हमारे ओपिनियन पोल में वो आगे चल रहे हैं, और अगर इसका रिवर्स हो गया, जो अनडिसाइडेड उनके फेवर में चले गए, तो चीजें एकदम अलग हो जाएंगी। अभी वो करीब आप देखिए, वहां पर 28 है और यहां पर 35 है, और आगे तो चल रहे हैं। लेकिन केरल की अलपुजा सीट से कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल को प्रत्याशी बनाया। आपको दिखाते हैं कि यहां जनता का मूड क्या है। केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस 33.74%, आगे तो चल रहे हैं लेकिन बहुत आगे नहीं, आगे चल रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बीजेपी 27.67%। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जो तय नहीं है, बिल्कुल शशि थरूर वाली सीट की तरह 14.27%, ये यहां पर। अब इसके बाद अब आपको दिखाते हैं असम की डिब्रूगढ़ सीट का हाल, जहां से पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 64.25%, कांग्रेस 17.93%, जो तय नहीं है वो 17.82% है। फग्गन सिंह कुलस्ते की अगर बात की जाए, एमपी की मंडला सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 63.82%, कांग्रेस 25% के आसपास, जो तय नहीं है वो 11% है। डीके सुरेश, अब जरा ये देखिए, अब आपको जो मैं दिखा रहा हूं बेंगलुरु ग्रामीण सीट, यहां का सर्वे, डीके सुरेश कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आराम से जीत रहे हैं, आराम से हमारे सर्वे में। लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जीत रहे हैं। 10% का डिफरेंस मायने रखता है। कांग्रेस 50.21%, बीजेपी 40.27%, जो तय नहीं है वो 8.56%। अब बेंगलुरु उत्तर से केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, जो कि अभी कंट्रोवर्सी में भी आ गई थी, बीजेपी की उम्मीदवार हैं। यहां पर 62.14% बीजेपी, कांग्रेस करीब 30%, और जो तय नहीं है वो करीब 8% के आसपास है। अब बात करते हैं राजस्थान की कोटा सीट से, जहां से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी 60% के ऊपर,
कांग्रेस 31%, ऑलमोस्ट 32%, जो तय नहीं है वो करीब 8% है। गुजरात की नवसारी सीट का हाल, जहां से सीआर पाटिल बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में, बीजेपी 70%, और मुझे ऐसा लगता है शिव यही कहेंगे कि बीजेपी के सारे जो वहां पर है उनको 50%, 60% के ऊपर ये गुजरात में नंबर्स आ रहे हैं, जो कि हमने आपको पहले ओपिनियन पोल में दिखाया था। कांग्रेस 19.23%, जो तय नहीं है वो 8.98%। अब पश्चिम बंगाल की कांथी सीट का ओपिनियन पोल, जहां से बीजेपी के सोमेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, 50%, टीएमसी 34.81%, जो तय नहीं है वो करीब 8.76%। अब उनकी बात, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, बीजेपी में भी थे, कांग्रेस में भी थे, और अब कहीं और हैं। पश्चिम बंगाल की बर्धमान दुर्गापुर सीट पर फैसला जनता क्या दे रही है ओपिनियन पोल में? कीर्ति आजाद टीएमसी के 42% आगे चल रहे हैं, बीजेपी 35.48%, हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जो तय नहीं है वो 11.68% है। ये शत्रुघ्न सिन्हा को आपने देखा, वो आगे चल रहे थे। गोरखपुर सीट एक बार फिर रवि किशन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, बीजेपी 52.33%, एसपी 24.32%, जो तय नहीं है वो 13% है। अब आपको दिखा दें पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सीट का सर्वे, जहां से बीजेपी ने निशित प्रमाणिक जो है वो चुनावी मैदान में 44.96%। ये देखिए पश्चिम बंगाल, टीएमसी 38.53%, ये हमारे पास है। क्विक रिएक्शन यहां पर सबसे पहले रामकृपाल जी के पास। सर, केसी वेणुगोपाल। निश्चित तौर पर मैं एक बात कहूंगा कि सारा मैं देख रहा हूं, जो सीटें इंडिया अलायंस के लोगों को जहां बढ़त मिल रही है, आप ये देखिए कि सिंगल डिजिट बढ़त है, और वहां अनडिसाइडेड वोटर्स जो हैं वो डबल डिजिट में हैं। तो मेरा ये कहना है कि चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो, अगर सिंगल डिजिट में वोट का फर्क है तो परिणाम बदल सकता है, चाहे कोई भी जीते, इंडिया अलायंस जीते या बीजेपी जीते। लेकिन जहां पे जैसा आप दिखा रहे हैं, जहां डिफरेंस बिल्कुल 20% या डबल डिजिट से ऊपर है, वहां मुझे लगता है कि परिणाम में कोई बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन जहां भी 6 या 7% का है, वहां मुझे लगता है कि वहां अनडिसाइडेड 14% है, कहीं 11% है, कहीं 12% है। तो ये अलग अलग हो सकता है रिजल्ट, ये सब चौंकाने वाले हो सकते हैं। शंभुनाथ जी, अभी तक के जो ट्रेंड है, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लग रहा है आपको? एक तो अनडिसाइडेड वोटर जो है वो बड़ा मुझे लग रहा है कि अंत में हो सकता है, क्योंकि ये 15 मार्च तक का सर्वे है, हो सकता है अभी चुनाव में जो पहली फेज की वोटिंग होगी वो भी 16 अप्रैल से शुरू होगी। क्या इस बीच होता है कि 1 महीने का अंतर है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, ये जो 50% से ऊपर इस हमारे सर्वे में वोट पाते दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी उम्मीद ठीक ठाक है कि 50% से ऊपर वो बैठे हुए हैं। तीसरा जो है बंगाल में ज़्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे अधीर बाबू की सीट है, वहाँ इतना कम अंतर है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि अधीर बाबू जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। हो सकता है टीएमसी के यूसुफ पठान से वो हार जाएं, ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। और मजे के बाद जिनसे हारेंगे वो गुजरात का ही बंदा है, यूसुफ पठान तो गुजरात से आए हुए हैं। तो ऐसी स्थितियाँ बहुत जगह हैं जहाँ लग रहा है कि अभी कुछ भी क्लियर कट नहीं कहा। ठीक है, जो आपके स्टॉलवर्ड्स हैं वो 50% से बहुत ज़्यादा जीत रहे हैं। गुजरात में तो 60% भी एवरेज समझा जा रहा है। लेकिन जो आपके लिए चिंता का विषय है वो है केरल, नंबर 1, नंबर 2 बंगाल। ये दोनों आपके लिए स्टेक्स इसमें बड़े हैवी हैं। और यहां पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो जो पूरे भारत के कई पॉकेट्स में आपका एक जो कहा जाए मैजिक दिखाई दे रहा है, वो इन 2 जगह नहीं दिखाई दे रहा है। वो एक शेर है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम डरते नहीं हैं। 2014 से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि हम बनारस जाएंगे। हम गए और लड़े। उसी समय पे हम अमेठी में भी गए। हालांकि श्रीमती स्मृति ईरानी जी वहां पर हारी, लेकिन बावजूद उसके हम 5 साल वहां से हिले नहीं।
आज अगर आप देखेंगे तो केरल में जिस तरीके से राजीव चंद्रशेखर जी किस सीट पे पहुंचे, सबसे टफ सीट पर, जहां पर माना जाता है कि शशि थरूर जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम डरते नहीं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम उस पर फाइट करेंगे और लड़ेंगे। जहां तक बात केरल और बंगाल की है, मैं कहता हूं इस बार आप बहुत ही शानदार सर्ज वहां पर देखने वाले हैं। जिस तरीके से शुरुआत में आपने देखा वायनाड को लेकर भी एनी राजा वहां पर ऑलरेडी खड़ी हो चुकी हैं राहुल गांधी के सामने, जिस तरीके से केरल में लगातार हम एक्टिव है, और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से संदेश खाली की स्थितियां बनी, क्या हाल रहा, क्या सिचुएशन वहां पर रही। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी का भी लगातार आपने कैंपेन देखा, देश देख रहा है और बंगाल इस बार चेंज की तरफ बढ़ रहा है। अजय जी, एक लास्ट रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा। आपने ओपिनियन पोल को कहा, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को कहा, ठीक है, अब मैं नहीं चाहूंगा कि आप उन सब चीजों को रिपीट करें, लेकिन मुझे आपसे एक जेन्युइनली चीज पूछनी है। अंग्रेजी का शब्द है चिंक इन दी आर्मर। आप लोगों की कमजोरी अभी तक आपको क्या दिखाई दे रही? निशांत जी, जनता का ओपिनियन पोल जो है बदल चुका है। जनता जो ओपिनियन पोल देगी वो आप फिर से करा लीजिएगा इस बार और आपको समझ में आएगा। अब जो है हवा का रुख समझिए, हवा का रुख बदल चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरी तरह से जो घोटाला हुआ है पूरा देश देख चुका। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस मुद्दे को आपने इसमें रखा ही नहीं होगा। हाँ ठीक है, माहौल बनाने के लिए सब तकनीक ठीक है, मैं इससे असहमत नहीं हूँ आपके ओपिनियन पोल से। मैं सिरे से इसको नकारता हूँ। कारण है उन जगहों को और उन परिस्थितियों को आपने इसमें कितना लिया ये मैं नहीं समझता, पर जिस तरह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भाजपा की एक सिरे से लोगों ने नकारने का काम किया है, और जो मौलिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जब चर्चा होगी और जब बात होगी तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोग जो है। तो आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ओपिनियन पोल पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि शशि थरूर जी की सीट पर जो रिजल्ट है आप उससे एग्री नहीं करते हैं, राहुल जी की सीट पर जो है रिजल्ट है उससे आप एग्री नहीं करते हैं? मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि ये जो आपका ओपिनियन पोल है ये जनता को भरमाने के लिए है। अच्छा देखिए सर, मालूम है परसेप्शन क्या है, हम किस साइड पर बैठे हैं, हम किस साइड पर बैठे हैं वहां से बड़ा मैटर करता है। आपको लगता है ये ओपिनियन बनाने का तरीका है, हम आपको बता रहे हैं जो ओपिनियन है उसको कैप्चर करके दिखाने का तरीका है। शिव, आप शिवम, सॉरी मेरे पास समय बहुत कम है। शिव नहीं शिव, क्विक रिएक्शन, वेरी क्विक रिएक्शन। शिव, बहुत सारी चीजें हो गई, व्हेन आर वी कमिंग नेक्स्ट? अगला ओपिनियन पोल कब आ रहा है और हम क्या करके लेके आ रहे हैं? कई सारे फैक्टर। अजय जी, ओके, शिव के बिल्कुल हम लोग लेके आएंगे, और इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले हम लोग का पूरी कोशिश है कि सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग एक बार फिर से देख पाएं, ताकि वहां पर हम लोग कैंडिडेट का सिलेक्शन के बाद क्या असर हुआ है, चाहे जो प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो या अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट हो या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें कैप्चर होंगी और हम लोग उसको पूरा स्पष्टता से दिखाएंगे। उसमें कुछ हमारे प्रोसेस में हम लोग का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। ठीक है। अब शिवम 10 और निशान जी एक चीज नहीं समझ रहे हैं, एक बच्चा है जिसको टीचर ने बोला कि बेटा 2+2 कितने होते हैं, बोलो ABCDEFGH, उससे फिर बोला 3+3 कितने होते हैं, ABCDEFGH। वो भैया इलेक्टोरल बॉन्ड पर तैयारी करके आए हैं, आप उनसे कुछ भी पूछिए वो उसी पर जवाब देने वाले हैं। ओपिनियन पोल के लिए तैयार ही नहीं। शिवम, मेरा यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। होली का उत्सव है और चुनाव भी इस देश में उत्सव से कम नहीं है। इन दोनों उत्सव की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।